हे एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ एंड यूपीएससी। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी के 6th चैप्टर का। इससे पहले के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, डू चेक देम आउट। सो क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6 टाइटल्ड मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पर लैंड है और वाटर है। जो अर्थ के सरफेस पर लैंड है, जिसको लिथोस्फीयर भी बोला जाता है, वो कोई बहुत स्मूथ लैंड नहीं है, क्योंकि अर्थ के लैंड पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कुछ नेचुरल या आर्टिफिशियल फीचर्स ऑन द लैंड। ये फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा। ये सभी फीचर्स अर्थ के लैंड पर पाए जाते हैं। And because of these variety of landforms, अर्थ का लिथोस्फीयर इज नॉट सेम एवरीवेयर। पूरी अर्थ पर हर जगह आपको प्लेन्स नहीं मिलेंगे या हर जगह आपको माउंटेन्स नहीं मिलेंगे। सो अर्थ्स लिथोस्फीयर हैज वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स एक्सेट्रा। इन लैंडफॉर्म्स को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप, यानी कि जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी हाइट कितनी है, और साथ में अगर वो लैंडफॉर्म्स एक अच्छी हाइट पर है तो उनकी स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है या फिर थोड़ी जेंटल है। इस एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पर लैंडफॉर्म्स ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स लैंड पर क्रिएट कैसे होते हैं, यानी कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स कैसे क्रिएट होते हैं। लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं बेसिकली 2 प्रोसेसेस से। इनको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस में आता है वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जो अर्थ के अंदर यानी कि लैंड के नीचे चल रहा है। पहले के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि अर्थ को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे ऊपर आती है क्रस्ट, उसके नीचे है मैंटल और उसके नीचे है कोर। इन लेयर्स में कई सारी एक्टिविटीज चलती हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर लैंड है उसमें ऑल्टरेशंस या मॉडिफिकेशंस होती हैं। ये लैंड पर मॉडिफिकेशंस या ऑल्टरेशंस किस तरह की हो सकती हैं? प्राइमरीली 2 तरह की मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। या तो अर्थ का सरफेस अपलिफ्ट होगा, यानी कि ऊपर उठेगा, जैसे कि आप माउंटेन्स देखोगे तो वो ऊपर उठे हुए हैं, और दूसरी मॉडिफिकेशन में वो सिंक करेगा, यानी कि अपनी यूजुअल हाइट से नीचे जाएगा। सो इंटरनल प्रोसेसेस लीड टू ईदर अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये इंटरनल प्रोसेसेस क्या क्या है और ये अपलिफ्टमेंट या सिंकिंग एग्जैक्टली कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। इस एनसीईआरटी में जितनी डेप्थ में टॉपिक्स कवर्ड है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंटरनल प्रोसेसेस के बाद एक और तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस। ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेसेस क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोसेसेस या एक्टिविटीज जो अर्थ के सरफेस के ऊपर चल रही हैं। इंटरनल प्रोसेसेस अर्थ के नीचे होते हैं और एक्सटर्नल प्रोसेसेस अर्थ के ऊपर होते हैं। ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस लैंडफॉर्म्स कैसे बनाते हैं? जो ऑलरेडी क्रिएटेड लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि माउंटेन्स या प्लेन्स, उनको मॉडिफाई करके। मॉडिफिकेशंस किस तरह की हो सकती हैं? 2 तरह की। पहला है वियरिंग डाउन या फिर एरोजन, और दूसरा है रीबिल्डिंग या फिर डिपोजिशन। वियरिंग डाउन का मतलब है कि जैसे कोई लैंडफॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है सरफेस पर, सपोज एक माउंटेन, वो अपने साइज में कम होता जा रहा है। और कम कैसे हो रहा है? माउंटेन बेसिकली एक अपलिफ्टेड लैंड ही तो है, और ये लैंड बनी है रॉक्स से। और अगर ये रॉक्स धीरे धीरे माउंटेन से हटती जाएं विंड की वजह से, या फिर पानी इनको बहाकर ले जाए, तो फिर जो इस माउंटेन का साइज होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं वियरिंग डाउन ऑफ द लैंडफॉर्म। और ये जो वियरिंग डाउन का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एरोजन। सो एरोजन इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ पर किसी भी लैंडफॉर्म का एरोजन प्राइमरीली 3 रीजन से होता है। पहला विंड, जैसे कि हवा अपने साथ लैंड के सरफेस पर प्रेजेंट कुछ सॉइल पार्टिकल्स या फिर छोटी छोटी रॉक्स ले जाती हैं।
दूसरा है रनिंग वाटर। वाटर अपने साथ रॉक्स या सॉइल बहाकर ले जाता है, जिसकी वजह से उस लैंडफॉर्म का एरोजन होता है। एंड द थर्ड इज आइस। आइस फ्लो करती है ग्लेशियर्स पर, और फ्लो करते हुए विंड या वाटर की तरह ही उस लैंडफॉर्म का एरोजन करती है। सो विंड, रनिंग वाटर और आइस, ये 3 प्राइमरी रीजंस हैं एरोजन के। एरोजन इज वन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो लैंडफॉर्म्स को ऑल्टर या मॉडिफाई करता है। दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस है डिपोजिशन। मैंने आपको बताया कि विंड, रनिंग वाटर और आइस अपने साथ सॉइल और रॉक्स ले जाते हैं, जिससे एक लैंडफॉर्म एरोड होता है। अब ये जो सॉइल और रॉक्स हैं, ये आगे जाके कहीं तो डिपॉजिट होंगे, कहीं तो सेटल डाउन होंगे। कहीं आगे जाके अगर पानी या विंड या ग्लेशियर पर आइस के फ्लो करने की स्पीड रिड्यूस होती है, तो ये सॉइल पार्टिकल्स और ये रॉक्स धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे। और जहाँ पर ये सॉइल और रॉक्स सेटल डाउन या डिपॉजिट होंगे, वहाँ नए लैंडफॉर्म्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो डिपोजिशन की वजह से नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इन अदर वर्ड्स रीबिल्डिंग ऑफ सरफेस होता है। एक तरफ इरोजन की वजह से अर्थ सरफेस पर लैंडफॉर्म्स वियर अवे होते हैं, तो दूसरी तरफ डिपोजिशन की वजह से सरफेस पर लैंडफॉर्म्स बिल्ड होते हैं। और ये दोनों इरोजन और डिपोजिशन के 3 प्राइमरी ड्राइवर्स हैं जो इन प्रोसेसेस को ड्राइव करते हैं। ये हैं विंड, रनिंग वाटर और आइस। आई होप आपको समझ में आए 2 एक्सटर्नल प्रोसेसेस, इरोजन और डिपोजिशन। अब मैंने आपको बताया था कि अर्थ के सरफेस को प्राइमरली 3 तरह के लैंडफॉर्म्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप। ये 3 है माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहला है माउंटेन्स। माउंटेन्स बेसिकली लैंड ही है, बट एक उठी हुई या फिर एक एलिवेटेड लैंड है व्हेन कंपेयर टू इट्स सराउंडेड एरियाज। माउंटेन्स का बेस या बॉटम बड़ा होता है, और जो इसका सबमिट होता है यानी कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वो रिलेटिवली छोटा होता है। माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा हाइट के होते हैं, और कई माउंटेन्स तो इतने टॉल होते हैं कि वो क्लाउड्स से भी ऊपर लोकेटेड होते हैं। सो ऐसे माउंटेन्स के टॉप पर अगर आप जाओ तो आप क्लाउड्स से भी ऊपर चले जाओगे। मैंने आपको पहले की वीडियोस में एक बात बताई थी कि हम सी लेवल के जितना ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा। सो जैसे जैसे हम किसी माउंटेन को क्लाइंब करेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कोल्ड होता जाएगा, क्योंकि हम सी लेवल से ऊपर जाते जा रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से टॉल माउंटेन्स की पीक्स पर यूजुअली स्नो प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर इन माउंटेन्स की पीक्स पर होता है वो काफ़ी कम होता है बिकॉज ऑफ द टॉल हाइट ऑफ द माउंटेन। अब माउंटेन्स पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लेन एरियाज में रिवर्स प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू पानी बहता है, वैसे ही माउंटेन्स पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लेशियर्स से आइस बहती है। सो ग्लेशियर्स आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आइस की रिवर्स होते हैं। एक ग्लेशियर का मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो होगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगर हम माउंटेन्स को नोटिस करें तो हमें दिखेगा कि माउंटेन्स अर्थ के सरफेस या फिर लैंड पर एक बहुत बड़ा बेस बनाते हैं, और फिर एक पिरामिड या फिर एक कोन की शेप में एक बड़ी हाइट तक जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माउंटेन्स सिर्फ अर्थ के सरफेस पर ही नहीं बल्कि सी के अंडर भी होते हैं। सी या ओशन का जो बेडरॉक होता है, वहाँ इन माउंटेन्स का बेस होता है, और फिर उधर से एक ठीक ठाक हाइट तक ये माउंटेन्स जाते हैं। नाउ देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होता है? इट मीन्स कई सारे माउंटेन्स एक ऑलमोस्ट सीधी लाइन में, यानी कि एक के बाद एक करके इट गोज फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। सो दिस सीरीज ऑफ माउंटेन्स which is arranged in a line is called as a mountain range. Usually हमें देखने को मिलती है a set of parallel ranges, यानी कि एक mountain range, उसके बिल्कुल साइड में एक और mountain range, और ऐसे करके कई mountain ranges
और ये सभी माउंटेन रेंजेस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ में चल रही हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ऐसी पैरेलल माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती है हिमालयाज में, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इसके साथ साथ एल्प्स में, जो कि यूरोप में लोकेटेड है, और एंडीज में, जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और ऐसे और भी बहुत सारी लोकेशंस पर। अब माउंटेन्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें आते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। इसमें हम पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जब एक पीस ऑफ लैंड 2 ऑपोजिट डायरेक्शन से इनवर्ड पुश किया जा रहा है, यानी कि कन्वर्जेंस हो रही है। इस कन्वर्जेंस की वजह से जो बीच का लैंड होगा वो ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि आप एक पेपर लो A4 साइज का, उसको आप 2 ऑपोजिट साइड से, यानी कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे से एक एक हाथ से पकड़ो, और अब उन दोनों ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे की तरफ मूव करने की कोशिश करो, तो आपको देखेगा कि जो पेपर है वो फोल्ड होकर ऊपर उठ जाएगा। फोल्ड माउंटेन्स भी इसी तरह से बने हैं बाय कन्वर्जेंस ऑफ लैंड। फोल्ड माउंटेन्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें आएंगे हिमालयास, एल्प्स, अरावलीज जो कि नॉर्थ इंडिया में है, अपलेशियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, यूरल माउंटेन्स जो कि रशिया में है, एक्सेट्रा। अब जो सेकंड टाइप के माउंटेन्स हैं वो है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स के केस में एक बड़ा लैंड का हिस्सा कई हिस्सों में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर जाता है। इस डिवीजन के बाद ये ब्लॉक्स आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस किस तरह से होते हैं कि इनमें से कुछ ब्लॉक्स ऊपर उठ जाते हैं, अपलिफ्ट कर जाते हैं, और कुछ ब्लॉक्स सिंक हो जाते हैं या थोड़े नीचे हो जाते हैं। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं हॉस्ट्स, और जो लोअर डाउन ब्लॉक्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेबन। और ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स या हॉस्ट होते हैं ये माउंटेन्स की तरह एक्ट करते हैं, और इस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल में आते हैं राइन वैली और वॉस्जस माउंटेन्स, और ये दोनों यूरोप में लोकेटेड है। थर्ड टाइप के माउंटेन्स में आते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। अर्थ पर कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां से सरफेस के अंदर से लावा बाहर आता है। ये लावा जब बाहर आता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पर आता है, तो कूल डाउन होना या ठंडा होना शुरू कर देता है, क्योंकि अर्थ सरफेस पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है व्हेन कंपेयर टू द टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस के नीचे है। सो लावा अर्थ के सरफेस पर आते ही कूल डाउन होना शुरू कर देता है। लावा वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अर्थ सरफेस पर कूल डाउन होने की वजह से ये लावा सॉलिडिफाई होना शुरू करता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करता है। और लावा जब सॉलिडिफाई होता है तो वो अर्थ के सरफेस पर सॉलिड स्ट्रक्चर्स या लैंडफॉर्म्स बनाता है। ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये माउंटेन्स की शेप में होते हैं, और ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स बेसिकली वोल्केनोज होते हैं। सो वोल्केनोज ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि लावा से बने होते हैं, और इन वोल्केनो से लावा अर्थ के सरफेस पर आता है। ये लावा अर्थ के सरफेस के अंदर बनता कैसे है, बनने के बाद ये अर्थ के सरफेस पर आता कैसे है, और ये सॉलिडिफाई होने के बाद माउंटेन्स की शेप ही क्यों लेते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आगे की एनसीईआरटीज में मिलेंगे। वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है, और माउंट फुजियामा जो कि जापान में लोकेटेड है। सो ये थे 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। इसके अलावा माउंटेन्स को 2 और तरह से डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये माउंटेन्स कितने ओल्ड हैं। ये 2 टाइप्स हैं, यंग माउंटेन्स और ओल्ड माउंटेन्स। जो बहुत ही पुराने माउंटेन्स हैं, जो बहुत पहले से बने हुए हैं, वो ओल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो रिलेटिवली नए माउंटेन्स हैं
वो यंग माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। यंग माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स में आएंगे हिमालयाज, और ओल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स में आएंगे अरावलीज, जो कि है वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अरावलीज फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में भी आते हैं। सो अरावलीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अरावलीज के अलावा यूएसए के अपलेशियंस और रशिया के यूरल माउंटेन्स भी ओल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये दोनों भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओल्ड माउंटेन्स क्योंकि बहुत पहले से बने हुए हैं, इसलिए समय के साथ इन माउंटेन्स ने काफ़ी एरोजन एक्सपीरियंस किया है ड्यू टू वाटर, विंड और आइस। एंड ड्यू टू दिस एरोजन ये माउंटेन्स टाइम के साथ वोन डाउन हुए हैं, यानी कि माउंटेन्स की जो हाइट है वो डिक्रीज हुई है। ऑल्सो ड्यू टू एरोजन ये माउंटेन्स पॉइंटेड होने की जगह थोड़े से राउंडेड हैं। सो जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स में हम पीक्स, पॉइंटेड पीक्स देखते हैं, वो इन माउंटेन्स में हमें ज़्यादा दिखती नहीं है। सो दीज ओल्ड माउंटेन्स हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। अब मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है, बिकॉज हम जितना हाइट पर जाएंगे हमें टेम्परेचर उतना ही कम मिलेगा। सो माउंटेन्स पर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हार्श होता है। ये पहला रीज़न हो गया जिसकी वजह से हमें माउंटेन्स पर ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन नहीं दिखेगी। अपार्ट फ्रॉम इट, माउंटेन्स क्योंकि स्लोपी होते हैं एंड नॉट फ्लैट, इसलिए माउंटेन्स पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना भी बहुत आसान नहीं है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो लोगों को खाना कैसे मिलेगा? सो दिस इज अनदर रीज़न वाई देयर इज लेस ह्यूमन हैबिटेशन ऑन माउंटेन्स। ये दो मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग माउंटेन्स पर रहना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। लेकिन माउंटेन्स के यूजेस भी काफ़ी सारे हैं। पहला तो ये है कि माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स बहुत मेजर सोर्सेस होते हैं वाटर के, और इन्हीं माउंटेन्स से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे कि गंगा और यमुना। ये जो पानी होता है जो माउंटेन्स से आता है रिवर्स के थ्रू, इसका यूज़ हम करते हैं इरिगेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, एक्सेट्रा। सेकेंडली, माउंटेन्स में काफ़ी डाइवर्स और रिच फ्लोरा और फौना होती है। मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स के बेस पर टेम्परेचर रिलेटिवली वार्म होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाइट के साथ टेम्परेचर में आए डिफरेंस की वजह से माउंटेन्स पर जो वेजिटेशन होती है, यानी कि प्लांट्स और ट्रीज, वो डिफर करती है हाइट के साथ, क्योंकि कई प्लांट्स और ट्रीज को थोड़ा वार्म टेम्परेचर सूट करता है, तो वो माउंटेन की थोड़ी नीचे की हाइट पर होते हैं। कई और डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जो कि ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। वो माउंटेन्स की थोड़ी ज़्यादा हाइट पर होते हैं। क्योंकि माउंटेन्स की अलग अलग हाइट पर अलग अलग तरह के प्लांट्स और ट्रीज देखने को मिलते हैं, सो जो प्लांट्स और ट्रीज हमें माउंटेन्स पर दिखते हैं वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद एनिमल्स। कई एनिमल्स जो कि ज़्यादा कोल्ड नहीं झेल पाते, वो माउंटेन्स के बेस के आसपास प्रेजेंट होंगे। वहीं कुछ एनिमल्स जो ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं, वो माउंटेन्स की ज़्यादा हाइट पर होंगे। सो माउंटेन्स में हमें मिलती है डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा which is vegetation and fauna which is animals, and we find different flora and fauna at different heights of mountains. अब माउंटेन्स पर जो डाइवर्स वेजिटेशन होती है वहाँ से हमें कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल, फॉडर, रबर, गम, शेल्टर एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम इट, माउंटेन्स एक एस्थेटिक या सीनिक व्यू भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑफ विच माउंटेन्स से हम टूरिज्म भी प्रमोट कर सकते हैं।
इसके अलावा वो माउंटेन्स जहाँ पर स्लोप्स थोड़ी जेंटल होती हैं, बहुत स्टीप नहीं होती, ऐसे माउंटेन्स पर हम टेरेस फार्मिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग में हम माउंटेन्स की स्लोप्स को कई सारे फ्लैट स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये स्टेप्स फ्लैट होते हैं, इसलिए इन पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, एंड दिस इज टेरेस फार्मिंग। माउंटेन्स के साथ साथ आपने एक और वर्ड सुना होगा विच इज हिल्स। अब एलिवेटेड लैंड तो हिल्स भी होती है, लेकिन हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है? हिल्स उस एलिवेटेड लैंड को बोलते हैं जिसकी हाइट 600 मीटर्स से कम होती है। जो हिल्स का सबसे ऊपर का पॉइंट है वो सी लेवल से मैक्सिमम 600 मीटर्स ऊपर है, और जिन एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स की हाइट 600 मीटर्स से ज़्यादा है उन्हें बोलते हैं माउंटेन्स। सो हिल्स 600 मीटर्स से कम की हाइट की होती हैं और माउंटेन्स 600 मीटर्स से ज़्यादा की हाइट के होते हैं। सो ये थे माउंटेन्स। अब माउंटेन्स के बाद दूसरे टाइप के लैंड फॉर्म्स हम देखते हैं जिनको बोलते हैं प्लाट्यूज। प्लाट्यूज माउंटेन्स की तरह ही एलिवेटेड फीचर्स होते हैं, लेकिन प्लाट्यूज माउंटेन्स और हिल्स से अलग है दो तरह से। पहला तो ये कि जो प्लाट्यूज होते हैं उनका जो टॉप पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है, एक टेबल के जैसे। टेबल को अगर आप देखो तो एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है फ्लोर के ऊपर, लेकिन जो टेबल का टॉप पार्ट है वो एकदम फ्लैट होता है। वहीं माउंटेन्स और हिल्स का जो टॉप पार्ट होता है वो एक पिरामिड या कोन जैसा थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो प्लाट्यूज की स्लोप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं। माउंटेन्स या हिल्स की स्लोप्स रिलेटिवली थोड़ी जेंटल होती हैं। सो ये दो रीजंस हैं जो प्लाट्यूज को डिफरेंशिएट करते हैं माउंटेन्स और हिल्स से। जहाँ तक प्लाट्यूज की हाइट की बात है तो प्लाट्यूज हो सकते हैं कई 100 मीटर्स से लेकर कई 1000 मीटर्स की हाइट तक। हाइट ऑफ प्लाट्यूज वेरी कर सकती है फ्रॉम प्लाट्यू टू प्लाट्यू एंड रीजन टू रीजन। अब प्लाट्यूज भी माउंटेन्स की तरह यंग या फिर ओल्ड हो सकते हैं। इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में लोकेटेड है डेक्कन प्लाट्यू, जो कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लाट्यूज में काउंट होता है। प्लाट्यूज के और एग्जाम्पल्स दूं तो इनमें आएंगे ईस्ट अफ्रीकन प्लाट्यू, जो कि लोकेटेड है 3 अफ्रीकन कंट्रीज में, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। देन वेस्टर्न प्लाट्यू, जो कि आता है ऑस्ट्रेलिया में। फिर आता है टिबेट प्लाट्यू, जो कि लोकेटेड है चाइना के टिबेट रीजन में। ये टिबेट प्लाट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लाट्यू है। इसकी जो हाइट है वो वेरी करती है फ्रॉम 4000 टू 6000 मीटर्स। इतनी हाइट पर होने की वजह से टिबेटन प्लाट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि किसी भी घर में जो रूफ होती है वो फ्लैट होती है और सबसे ज़्यादा हाइट पर होती है। प्लाट्यूज के अगर हम यूजेस देखें तो इनमें एक तो ये है कि प्लाट्यूज बहुत रिच होते हैं मिनरल्स में। कई सारे रिसोर्सेस जैसे कि गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर एक्सेट्रा प्लाट्यूज से माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका के प्लाट्यूज में गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है, और इंडिया के छोटा नागपुर प्लाट्यू, जो कि लोकेटेड है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में, यहाँ पर रिजर्व्स हैं आयरन, कोल, मैंगनीज और बाकी भी कई और रिसोर्सेस के। अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेस, प्लाट्यूज पर हमें वाटरफॉल्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर कोई रिवर प्लाट्यू से फ्लो कर रही है तो रिवर के पाथ में जिस मोमेंट पर प्लाट्यू की स्लोप शुरू होगी वहाँ हमें वाटरफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि
जो प्लाट्यू की स्लोप होती है वो बिल्कुल स्टीप होती है, ऑलमोस्ट एक दीवार की तरह होती है। इतनी स्टीप स्लोप होने की वजह से पानी एकदम सडनली नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से वाटरफॉल क्रिएट होगी। इंडिया में 2 वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल्स दूं तो इनमें आएंगे हुंडरू फॉल्स, जो कि लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लाट्यू पर ऑन रिवर सुबर्णरेखा, और दूसरा एग्जाम्पल होगा जॉग फॉल्स का, जो कि कर्नाटका में है ऑन शरावती रिवर। प्लाट्यूज कई रीजन्स से बनते हैं, जिनमें से एक होता है लावा। जैसे वोल्केनो माउंटेन्स बनते हैं लावा से, वैसे ही प्लाट्यूज भी बनते हैं लावा से। ये जो लावा प्लाट्यूज होते हैं, इनके सरफेस पर जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। सॉइल के कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल एक्सेट्रा। इनमें से एक है ब्लैक सॉइल, जो कि हमें लावा प्लाट्यूज पर मिलती है। ये ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और इसके कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, प्लाट्यूज का एक और यूसेज है विच इज़ टूरिज्म। माउंटेन्स की तरह प्लाट्यूज भी सीनिक ब्यूटी क्रिएट करते हैं और इसलिए टूरिज्म का बहुत स्कोप होता है प्लाट्यूज पर और प्लाट्यूज के अराउंड। अब प्लाट्यूज के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं प्लेन्स। प्लेन्स बेसिकली लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड के। प्लाट्यूज और माउंटेन्स एक सर्टेन एलिवेशन पर होते हैं, लेकिन प्लेन्स की बहुत ज़्यादा कोई एलिवेशन नहीं होती। कई प्लेन्स तो एकदम फ्लैट होते हैं और कई थोड़े रोलिंग या कर्वी टाइप के हो सकते हैं, यानी कि हल्की सी एलिवेशन वेरी कर सकती है, बट लार्जली प्लेन्स फ्लैट लैंड ही होते हैं। जो प्लेन्स की एलिवेशन होती है दैट इज नॉट मोर दैन 200 meters above sea level. So maximum elevation for plains is 200 meters. Mostly जो प्लेन्स बनते हैं वो बनते हैं ड्यू टू डिपोजिशन। डिपोजिशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेसेस, जिसमें जो सॉइल और रॉक्स का इरोजन होता है उनको आगे जाके डिपॉजिट किया जाता है बाय रनिंग वाटर, विंड एंड आइस। इसे डिपोजिशन बोलते हैं, जिसके थ्रू अर्थ सरफेस की रीबिल्डिंग होती है। जो प्लेन्स होते हैं वो इसी डिपोजिशन की एक्टिविटी से बने हैं, यानी कि प्लेन्स उन्हीं रॉक्स और सॉइल से बने हैं जो माउंटेन्स और हिल्स से रिवर्स, विंड और आइस के थ्रू वॉश आउट होकर आए हैं। इन तीनों में से रिवर्स का सबसे बड़ा रोल है प्लेन्स बनाने में। सबसे ज़्यादा इरोशन माउंटेन्स का रिवर्स के थ्रू ही हुआ है, मच मोर देन आइस एंड विंड। और यही रिवर्स फिर सबसे ज़्यादा डिपोजिशन भी करती है इरोडेड मटेरियल का। ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो कि है रॉक्स और सॉइल, इनमें बेसिकली 3 चीज़ें होती है, सैंड, स्टोन्स और सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है बहुत छोटे या फाइन पार्टिकल्स सैंड या क्ले या फिर किसी और चीज़ के। सो इनका इरोजन होता है और बाद में डिपोजिशन भी होता है, और इसी डिपोजिशन से प्लेन्स बनते हैं। माउंटेन्स या प्लाट्यूज के ऊपर जो ह्यूमन हैबिटेशन होती है वो बहुत कम होती है ड्यू टू देयर एलिवेटेड नेचर एंड कोल्ड वेदर। लेकिन प्लेन्स बहुत थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में लोग प्लेन्स पर रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो प्लेन्स फ्लैट लैंडफॉर्म्स हैं। फ्लैट लैंडफॉर्म्स पर रहना इज़ रिलेटिवली ईजी। फ्लैट सरफेस पर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर
बनाना भी काफ़ी इजी होता है। जो सॉइल होती है प्लेन्स में वो काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए प्लेन्स आर यूजुअली हाईली प्रोडक्टिव एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न्ड। प्लेन्स के थ्रू रिवर्स पास होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल रिवर्स की डिपोजिशन से ही प्लेन्स बने हैं। इसलिए प्लेन्स पर वाटर का एक्सेस भी होता है, और साथ में क्योंकि प्लेन्स की एलिवेशन लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए जो प्लेन्स पर टेम्परेचर होता है वो भी मॉडरेट होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड नहीं होता। सो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। सो प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड रीजन्स यूजुअली प्लेन्स ही होते हैं। कुछ ऐसी रिवर्स जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेन्स बनाए हैं डिपोजिशन से, उनमें आती हैं इंडिया की इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर और चाइना की यांगत्जे रिवर। और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, ये तो बस कुछ ही रिवर्स के नाम हैं। सो ये था ज्योग्राफी क्लास 6th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर टाइटल्ड मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ।